वेलकम टू एजुक्लिक, योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो हम पढ़ रहे थे विज्ञान। तो विज्ञान का आपका पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम क्या है, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ठीक है, तो उसकी 3 क्लास हमारी हो चुकी हैं। तो आज अपनी चौथी क्लास है। तो आप फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए ताकि वे भी क्लास ले सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं पहले ये बता देता हूं कि मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था, है ना। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य, ठीक है, ये चल रहा था अपना। तो भोजन वाला जो पूरा टॉपिक है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। मानव स्वास्थ्य से हमने शुरुआत कर दी थी। तो मानव स्वास्थ्य में हमने देखा था कि मानव के स्वास्थ्य पर जल का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, विभिन्न विभिन्न कारकों के बारे में अपन देख रहे थे कि विभिन्न कारकों से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें हमने देखा कि जल के बारे में देखा था कि जल क्या है, ठीक है, पीने योग्य जल के गुण क्या हैं और दूसरे जल के दुष्प्रभाव क्या हैं, कौन कौन से रोग होते हैं और इन रोगों की रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है मोटापा। ठीक है, मोटापा। मोटापा, मोटापा को इंग्लिश में बोलते हैं ओबेसिटी। क्या बोलते हैं, ओबेसिटी। ठीक है, तो आप ये जो इंग्लिश वाली जो टर्म है ना, इनको याद कर लिया करें। हिंदी के साथ साइंस में इंग्लिश याद करना भी जरूरी है, ठीक है, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आगे ये सभी है ना आपको इंग्लिश में ही मिलने वाले हैं। तो आप अभी से आदत डाल लीजिए। तो अपन देखेंगे कि मोटापा है क्या है, मोटापा के बारे में पढ़ेंगे कि मोटापा क्या है और मोटापा होने के कारण क्या है, इसको किस तरह से मापा जाता है और इसके साथ ही इसकी वजह से होने वाले कारण कौन कौन से। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं कि मोटापा क्या है और मोटापा की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि मोटापा की परिभाषा क्या है। तो मोटापा शरीर की वह शारीरिक स्थिति है जिसमें शरीर के अंदर वसा, यानी कि वसा किसको बोलते हैं, चर्बी को, ठीक है, फैट, वसा या चर्बी इस मात्रा में जमा हो जाती है, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर पर मतलब हमारे स्वास्थ्य पर, ठीक है, तो ये स्वास्थ्य लिख देता हूं मैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो मोटापा को हम इस भाषा में परिभाषित कर सकते हैं कि मोटापा है शरीर की वह शारीरिक स्थिति है जिसमें शरीर के अंदर वसा की मात्रा इस प्रकार से जम जाती है, इस प्रकार से एकत्रित हो जाती है कि वो हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डालती है, यानी कि हानिकारक प्रभाव डालती है। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, हम मोटापा बोलते हैं। तो कैसी स्थिति है, शारीरिक स्थिति है। ठीक है, अब देखते हैं कि मोटापा है तो उसको हम कैसे व्यक्त करेंगे। ठीक है, उसको हम किस प्रकार से मापेंगे कि कौन व्यक्ति मोटा है, कौन व्यक्ति मोटा नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए एक इंडेक्स है, यानी कि एक सूचकांक है जिसका नाम है BMI, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं शरीर भार सूचकांक। ठीक है, तो ये बताता हूं मैं कि मोटापा को BMI, इसकी फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बॉडी को क्या बोलते हैं,
शरीर, मास को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान यानी कि भार, ठीक है, शरीर भार, और इंडेक्स को बोलते हैं सूचकांक, सूचकांक, ठीक है। तो मोटापा को बीएमआई यानी कि शरीर भार सूचकांक के द्वारा मापा जाता है, सूचकांक के द्वारा मापा जाता है, मापा जाता है, ठीक है। तो बीएमआई हमें बताता है कि कौन व्यक्ति मोटा है और कौन व्यक्ति मोटा नहीं है, यानी कि कौन व्यक्ति मोटापा की श्रेणी में आता है और कौन व्यक्ति मोटापा की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो बीएमआई इंडेक्स है इसकी परिभाषा क्या है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बीएमआई यानी कि शरीर भार सूचकांक। तो शरीर भार सूचकांक की परिभाषा क्या है, इसको हम किस रूप में व्यक्त करते हैं। तो जो शरीर भार सूचकांक है ये क्या होता है, मानव शरीर के भार, मानव शरीर के भार एवं शरीर की लंबाई, शरीर की लंबाई के वर्ग, शरीर की लंबाई के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो बीएमआई क्या होता है, ये मानव शरीर के भार और मानव शरीर की लंबाई के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको अपन कैसे व्यक्त करते हैं मैं आपको बताता हूं, उससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं ये मिटा देता हूं और फिर आगे बताता हूं बीएमआई क्या है अच्छे से, ठीक है। तो अब लिखते हैं बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं शरीर भार सूचकांक। तो मैंने आपको क्या बताया है, जो बीएमआई है, जो बीएमआई है यानी कि जो शरीर भार सूचकांक है, शरीर भार सूचकांक वो किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है शरीर का भार, मानव शरीर का भार, और बटे में क्या होता है, लंबाई, जो शरीर की लंबाई है उसका वर्ग, ठीक है। तो मैंने आपको यही बताया था जो बीएमआई है वो मानव शरीर के भार और शरीर की लंबाई के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। और आपकी ये बुक में ये गलत दे रखा है, यदि जिन बच्चों की बुक में ये दे रखा है कि सिर्फ लंबाई दे रखी है यहाँ पे कि मानव शरीर का भार और मानव शरीर की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है, तो वो गलत है, उसमें आपको करेक्शन करना है। वो लंबाई ही लंबाई नहीं है, वो लंबाई का वर्ग है यानी कि लंबाई का स्क्वायर है, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। और अब देखते हैं कि बीएमआई की यूनिट क्या बनती है, यानी कि बीएमआई की इकाई क्या है। तो मैं लिख देता हूं बीएमआई वही क्या है, शरीर भार सूचकांक, शरीर भार सूचकांक। तो इसकी इकाई देखते हैं, इकाई क्या है, इकाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यूनिट। यहां पे क्या लिखा हुआ है, मानव शरीर का भार। तो भार क्या होता है, वजन होता है ना। तो वजन को हम किस रूप में मापते हैं, वजन को अपन लिखते हैं किलोग्राम में मापते हैं, ठीक है। तो लिख दिया मैंने किलोग्राम, किलोग्राम बटे में लिख दिया। लंबाई को अपन किस में मापते हैं, मीटर में। तो यहां पे लिख दिया मीटर, और यहां पे लंबाई का क्या है, स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक दिख रहा है ना आपको। तो इसको अपन आगे लिखते हैं, किलोग्राम को लिख देते हैं केजी और मीटर को लिख देते हैं एम स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट हो गई किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो ये किसकी यूनिट है, ये है शरीर भार सूचकांक की यूनिट है, ठीक है। आ गया ना समझ। अब अपन देखते हैं कि शरीर भार सूचकांक है वो मानव शरीर के मोटापे को किस रूप में व्यक्त करता है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं, तो ये मिटा देता हूं, आ गया ना समझ। तो हम देखते हैं कि मोटापे को
जो ये बीएमआई इंडेक्स है यानी कि जो शरीर भार सूचकांक है वो किस रूप में व्यक्त करता है। यदि किसी व्यक्ति का शरीर भार सूचकांक, कौन सा सूचकांक, शरीर भार सूचकांक, इसको क्या बोलते हैं, बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। यदि किसी व्यक्ति का शरीर भार सूचकांक किसके बीच में होता है, 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के बीच होता है तो वह मोटापा की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का जो शरीर भार सूचकांक है यानी कि जो बीएमआई की जो वैल्यू है वो 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के बीच पाई जाती है तो वह व्यक्ति मोटापा की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके बाद और देखते हैं तो कौन सा व्यक्ति मोटापे की श्रेणी में आएगा। यदि जो बीएमआई की वैल्यू है, यदि बीएमआई यानी कि शरीर भार सूचकांक की बीएमआई का मान 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से अधिक हो तो क्या होगा, तो यह व्यक्ति मोटापे की श्रेणी में आ जाएगा, तो मोटापा की श्रेणी में माना जाएगा। ठीक है, आ गया समझ। यदि बीएमआई की जो वैल्यू है, बीएमआई का जो मान है यानी कि शरीर भार सूचकांक का जो मान है वो यदि 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के बीच होता है तो वह मोटापे की श्रेणी में नहीं आएगा, और यदि यही मान 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के ज्यादा होता है तो वह मोटापे की श्रेणी में माना जाएगा। अब अपन देखते हैं कि मोटापा होने के कौन कौन से कारण हैं, किस वजह से हमारे शरीर में ये मोटापा फैलता क्या है, होता है। ठीक है, अब देखते हैं, तो अब लिखते हैं मोटापा के होने के कारण कौन कौन से हैं। ठीक है, कि मोटापा किस वजह से होता है। पहला कारण तो यही है कि शरीर का वजन बढ़ना। ठीक है, शरीर का वजन बढ़ना, शरीर के वजन बढ़ने के कारण भी मोटापा होता है। दूसरा कारण क्या है, जो ग्रहण की गई ऊर्जा है, ग्रहण की गई ऊर्जा और उसके उपयोग के बीच असंतुलन होना, इसका मतलब हुआ कि जो हम खाना पीना जो भी हम ग्रहण करते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है, तो उसके उपयोग के बीच यानी कि जितना ग्रहण किया तो उसका हम यूज नहीं कर पाए, जैसे कि उसके बदले में हम मेहनत नहीं कर पाए, ठीक है, उसके बदले हम कोई कसरत नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि मोटापा बढ़ता जाता है। यानी कि हम ज़्यादा खाएंगे, ठीक है, ज़्यादा खाएंगे, मेहनत कम करेंगे और तो क्या होगा, और मोटापा बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रहण की गई ऊर्जा है और उस ऊर्जा का कितना उपयोग हो रहा है, उनके बीच में दोनों में काफी अंतर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी मोटापा हो जाता है। तीसरा है अधिक वसायुक्त भोजन करना। अधिक वसायुक्त भोजन करना यानी कि जो वसा क्या है, ज्यादा फैट वाले भोजन अपन करेंगे, खाना पीना खाएंगे तो उसकी वजह से ही मोटापा बढ़ जाएगा। चौथा क्या है, जंक फूड का उपयोग। जंक फूड क्या होते हैं, जो फास्ट फूड होते हैं। कौन से फूड, फास्ट फूड में क्या मानते हैं अपन, जैसे ये लगा लो पिज्जा है, ठीक है, बर्गर है, ठीक है, आदि, तो इनका उपयोग करना, ठीक है, और
बाहर का खाना ज़्यादा खाना, यदि बाहर ज़्यादा खाएंगे अपन, होटलों में रेस्टोरेंट में ज़्यादा अपन खाना खाएंगे, वहाँ पर क्या है, ऑयली खाना यानी कि वसायुक्त भोजन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से ही मोटापा बढ़ता है। ठीक है, और नेक्स्ट है फिर कि ज़्यादा खाना खाना, ज़्यादा भोजन, ठीक है, ज़्यादा भोजन करना, और क्या है, व्यायाम योग आदि ना करना, मतलब खाए ज़्यादा, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करें, तो उसकी वजह से आदि ना करना। ठीक है, ना लगा दिया बीच में, तो इसकी वजह से भी मोटापा बढ़ता है। और क्या होता है कि जो शारीरिक क्रियाएं हैं अपनी, शारीरिक क्रियाएं हैं, ठीक है, जिनको हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, यदि उनके बीच क्या हो जाता है, असंतुलन, असंतुलन यानी कि सही ढंग से ना करना, शारीरिक क्रियाओं को सही ढंग से ना करना, तो उसकी वजह से भी मोटापा हो जाता है। ठीक है, और एक लास्ट टॉपिक है अपना मोटापे का, कि मोटापा का वजह क्या है। एक होता है अब टू अल्प सक्रियता, अब टू अल्प सक्रियता, कि अब टू अल्प सक्रियता की वजह से भी तेजी से वजन बढ़ता है और मोटापा हो जाता है। अब ये है क्या, यहाँ पर जो अब टू है, अब टू बोलते हैं थायराइड ग्रंथि को। किसको बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि को। ठीक है, ग्रंथि को। ठीक है, और अल्प मतलब कम, ये सक्रियता का मतलब कम सक्रिय होना। यदि जो थायराइड ग्रंथि है वो अपना काम सही ढंग से ना करे, थायराइड ग्रंथि सही ढंग से कार्य ना करे, ठीक है, तो क्या होता है, यदि जो थायराइड ग्रंथि है वो अपना काम सही ढंग से नहीं करेगी तो हमारे शरीर का वजन एक साथ बढ़ने लग जाता है और उसकी वजह से भी क्या होता है, मोटापा होता है। तो इसको बोलते हैं अब टू अल्प सक्रियता। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा। ये किताब में सिर्फ डायरेक्टली दे रखा है, मैंने आपको समझा दिया है कि अब टू अल्प सक्रियता क्या होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम कि मोटापे की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं। मैं ये मिटा देता हूं, ठीक है ना। अब देखते हैं कि मोटापा से कौन कौन से रोग होते हैं। मोटापा से होने वाले रोग, ठीक है, कि मोटापा से कौन कौन से रोग होते हैं, तो मैं आपको बताता चलता हूं। ठीक है, तो मोटापा से क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखो, हृदयाघात। ठीक है, हृदयाघात क्या होता है, हार्ट अटैक। मोटे लोगों के ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, हृदयाघात। तो हृदयाघात क्या है, एक हृदय संबंधित बीमारी है, हृदय संबंधित रोग है। ठीक है, हृदय संबंधित रोग है ना, रोग है। ठीक है, तो मोटापा से हृदय संबंधित रोग और कौन से होते हैं, इसे मधुमेह किसको बोलते हैं, डायबिटीज को। ठीक है, डायबिटीज, जिनके शुगर की समस्या होती है। और कौन सा रोग होता है, निद्राकालीन श्वास समस्या। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सोते समय सांस लेने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो जैसे कि अपन ये लगा लो, जो खर्राटे लेना है ना, खर्राटे लेना, तो वो भी निद्राकालीन श्वास समस्या का एक उदाहरण है। और कई प्रकार के कैंसर हो जाते हैं, कई प्रकार के कैंसर। और एक रोग होता है, उसका नाम क्या है, अस्थि संध्यार्थी। ठीक है, ये वाला, ये अस्थि संध्यार्थी क्या होता है, अस्थि संध्यार्थी में जो पीठ, घुटना और
शरीर के जो जोड़ होते हैं उनमें बहुत तेज दर्द होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है मोटापे की वजह से। इससे क्या है, हड्डियों पे बहुत ज्यादा वजन पड़ता है, जिसकी वजह से ये अस्थि संधाती जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसमें जोड़ों में, पीठ में, घुटनों में आदि में दर्द होता है। तो मोटापे से होने वाले रोग कौन से हैं? हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक, ये क्या है, एक हृदय संबंधित बीमारी है। इसके बाद है मधुमेह, जिसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज। ठीक है, एक निद्राकालीन श्वास समस्या हो जाती है। तो निद्राकालीन श्वास समस्या जैसे कि खर्राटे लेना, इसमें क्या है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और कई प्रकार के कैंसर और इसके साथ ही अस्थि संधात्री जैसे रोग हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा मोटापा, पूरा टॉपिक खत्म हो गया है। अब इसके बाद हमको पढ़ना है रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं पढ़ाता हूं रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, और मैं ये मिटा रहा हूं। अब पढ़ते हैं रक्तचाप। रक्तचाप, रक्त को क्या बोलते हैं? ब्लड, और चाप यानी कि प्रेशर। ठीक है, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर, और इसको क्या बोलते हैं? रक्तचाप। ठीक है, अब ये रक्तचाप होता क्या है? तो रक्तचाप को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि रक्त क्या है। रक्त को क्या बोलते हैं? ब्लड। ठीक है, तो ब्लड हमारे शरीर में किस में पाया जाता है? नसों में। किन में? नसों में। और नसों को क्या बोलते हैं हम? रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाएं, रक्त नलिकाओं को हम क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां। ठीक है, और रक्त के बारे में आपको और अच्छे से बताऊंगा जब आप रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे और ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त के ग्रुप देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि रक्त किन में बहता है? नसों में, यानी कि रक्त नलिकाओं में, रक्त वाहिनियों में। ठीक है, और रक्त वाहिनियां दो प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं सिराएं। कौन सी? सिराएं। और दूसरी होती हैं धमनियां। ठीक है, कौन सी होती हैं? धमनियां होती हैं। धमनियों का काम क्या होता है? धमनियों का काम होता है कि ये हृदय से रक्त को अन्य अंगों तक ले जाती हैं। और धमनियों में कैसा रुधिर बहता है? धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, और सिराएं क्या काम करती हैं? सिराएं अन्य अंगों से रुधिर को हृदय तक ले जाती हैं। हृदय तक ले जाती हैं। ठीक है, और स्राव में कैसा रुधिर बहता है? स्राव में अशुद्ध रुधिर बहता है। अशुद्ध रुधिर बहता है। तो मैंने आपको बताया कि स्राय क्या होती है, धमनियां क्या होती हैं। धमनियां क्या करती हैं? हृदय से रक्त को अन्य अंगों ऊतकों तक ले जाती हैं और इनमें शुद्ध रुधिर बहता है। और स्राय क्या करती हैं? ये अन्य अंगों से रक्त को हृदय तक ले जाती हैं जिनमें अशुद्ध रुधिर बहता है। तो मैंने आपको ये धमनियों के बारे में और स्राव के बारे में क्यों बताया था? ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? रक्तचाप पढ़ रहे हैं। तो रक्तचाप में आपको धमनियों के बारे में ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जो रक्तचाप है वो किससे मापा जाता है? वो धमनियों में मापा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रक्तचाप की परिभाषा क्या है, फिर आगे पढ़ेंगे रक्तचाप के बारे में अच्छे से पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। मैं आपको मिटा देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो रक्त होता है वो स्राव और धमनियों में बहता है। तो अब हम देखते हैं कि रक्तचाप क्या है। ठीक है, तो रक्त द्वारा रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर रक्त द्वारा रक्त नलिकाओं यानी कि रक्त वाहिनियों की दीवारों रक्त वाहिनियों की दीवारों पर
लगाया गया दाब होता है। तो रक्तचाप क्या होता है? जो रक्त वाहिनियां होती हैं जिनमें रक्त बहता है, तो उन वाहिनियों की दीवारों पर रक्त के द्वारा जो लगाया गया दाब होता है वो क्या कहलाता है? रक्तचाप कहलाता है। जैसे कि ये एक रक्त वाहिनियां है, इसमें रक्त अंदर की तरफ बह रहा है, ठीक है। और इस रक्त द्वारा इस रक्त वाहिनियों की जो दीवारें हैं, ये इस पर जो दाब लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? रक्तदाब कहलाता है। जैसे कि यदि आपको किसी पाइप के अंदर बैठा दिया जाता है और उसमें से पानी का फ्लो होता है, यानी कि पानी बहता है, तो पानी आपको साइड में ढकेलता है कि नहीं ढकेलता है? ढकेलता है ना। तो इसका मतलब क्या है? पानी के द्वारा आपके ऊपर भी दाब लगाया जाता है। उसी प्रकार रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त के कारण उनकी दीवारों पर जो दाब लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? रक्तचाप बोलते हैं, ठीक है। और रक्तचाप को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो रक्तचाप को सबसे पहले परिभाषित किया था एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था कार्लपन। क्या नाम था? कार्लपन। तो वर्ष 1983 में, कब? 1983 में वैज्ञानिक, इनका नाम क्या था? वैज्ञानिक कार्लपन ने रक्तचाप को परिभाषित किया था, ठीक है। उन्होंने इसकी परिभाषा दी थी, परिभाषित किया था। और रक्तचाप को किन में मापा जाता है? रक्तचाप को धमनियों से मापा जाता है, धमनियों में मापा जाता है, ठीक है। तो कौन से यंत्र से मापा जाता है? उसको बोलते हैं रक्तचाप मापक यंत्र। कौन सा यंत्र? रक्तचाप मापक यंत्र से मापा जाता है। और इस रक्तचाप मापक यंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या होती है? स्फेग्नोमैनोमीटर। आपको जो बगल में जो फोटो दिख रही है वो क्या है? स्फेग्नोमैनोमीटर। तो इस स्फेग्नोमैनोमीटर यानी कि रक्तचाप मापी से रक्तदाब को यानी कि रक्तचाप को मापा जाता है। इसको आपने हॉस्पिटलों में देखा होगा, वहां पे अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है? ब्लड प्रेशर चेक करता है, यानी कि बीपी मापता है। तो उसको क्या बोलते हैं? बीपी इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। रक्तचाप मापी क्या होता है? स्फेग्नोमैनोमीटर। तो रक्तचाप मापक यंत्र को क्या बोलते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। तो सबसे पहले रक्तचाप को किसने मापा था? तो सबसे पहले रक्तचाप को मापने वाले वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने सन कब मापा था? 1733 में। वैज्ञानिक कौन से हुए थे? जिनका नाम था स्टीफन हेल्स। कौन से? स्टीफन हेल्स ने 1733 में रक्तचाप को मापा था। किसको मापा था? रक्तचाप को मापा था, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले रक्तचाप को मापा था। और रक्तचाप किसका मापा गया था? तो सबसे पहले जो रक्तचाप मापा गया था वो मापा गया था घोड़ों का। किनका? घोड़ों का, ठीक है। तो सन 1733 में वैज्ञानिक स्टीफन हेल्स द्वारा घोड़ों का रक्तचाप मापा गया था। तो यह सबसे पहले रक्तचाप का परीक्षण था जो किसने किया था? स्टीफन हेल्स के द्वारा किया गया था। रक्तचाप की परिभाषा किसने दी थी? रक्तचाप की परिभाषा दी थी कार्लपन ने दी थी। कब दी थी? सन 1983 में। रक्तचाप होता क्या है? जब धमनियों में रक्त बहता है, यानी कि रक्त नलिकाओं पर रक्त के द्वारा जो उसकी दीवारों पर जो दबाव लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? रक्तचाप कहलाता है, ठीक है। और रक्तचाप को मापते किस में है? उसको मापते हैं धमनियों से मापते हैं। और किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? जिसका नाम है रक्तचाप मापी यानी कि स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है। अब देखते हैं कि रक्तचाप को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
और अब मैं ये मिटा रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं बता रहा था कि रक्तचाप के बारे में। तो रक्तचाप है उसको किस तरह से अपन मापते हैं या फिर किस तरह से उसको व्यक्त किया जाता है। तो किसी व्यक्ति के रक्तचाप को दो तरह के रक्तचाप से व्यक्त किया जाता है। पहला हो गया सिस्टोलिक रक्तचाप, ठीक है, और दूसरा हो गया डायस्टोलिक रक्तचाप, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति के रक्तचाप को सिस्टोलिक रक्तचाप और डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब देखना है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप होते क्या हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल ले लो कि 120/80 ये क्या होता है। 120/80 होता है वो एक आदर्श व्यक्ति, कौन से व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति का रक्तचाप होता है। यानी कि आदर्श व्यक्ति कौन होगा, जो क्या होगा, पूरी तरह स्वस्थ, ठीक है। आदर्श यानी आइडियल व्यक्ति, जिस व्यक्ति की तुलना अन्य व्यक्तियों से की जाए, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड रूप होता है। तो इसमें क्या दे रखा है, जो 120 दे रखा है, 120, ठीक है। तो क्या होती है, ऊपर वाली संख्या, ठीक है। तो रक्तचाप को हमेशा ऐसे ही व्यक्त करते हैं, 120/80 जो भी होगा वो बटे में आएगा। एक ऊपर वाली संख्या होगी बड़ी संख्या, नीचे संख्या होगी छोटी संख्या, ठीक है। तो 120 क्या है, यह है ऊपर वाली संख्या, जिसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक रक्तचाप, ठीक है। अब ये होता क्या है, तो सिस्टोलिक रक्तचाप यानी जो ऊपर वाली संख्या है वो क्या होती है, ये ऊपर वाली संख्या क्या है, 120 है, तो 120 कहलाता है सिस्टोलिक रक्तचाप। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, तो इसकी परिभाषा होगी जब रक्त को पंप करने के लिए, यानी कि उसको आगे बढ़ाने के लिए, रक्त को पंप करने के लिए हृदय की पेशियों के द्वारा, तो हृदय की पेशियां क्या करती हैं, रक्त को पंप करने के लिए संकुचित होती हैं। तो हृदय की पेशियों के संकुचन के कारण जो रक्त वाहिनियों पर रक्त के द्वारा जो दबाव लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, सिस्टोलिक रक्तचाप कहलाता है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ये एक पंप हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एक पंप हो गया। पंप क्या होता है, जिसको अपन दबा सकते हैं। जैसे जो आवाज करने वाला भोंपू होता है ना, उसको अपन ऐसे दबाते हैं तो उसमें से आवाज निकलती है, यानी कि हवा के कारण वो बच जाता है। तो सेम इसी प्रकार के ये क्या है, एक पंप हो गया, इसको हम दबाएंगे। इसमें क्या भरा हुआ है, जैसे इसमें पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, पानी। तो इसको जब दोनों साइड से अपन ऐसे दबाएंगे तो दबाने से क्या होगा, ये पानी बाहर निकलेगा, तो पानी, इसकी ये नली है, इस नली की जो दीवार है उन पर क्या लगाएगा, दाब लगाएगा कि नहीं लगाएगा ना। तो यदि इस पंप को हम क्या माने, हृदय माने, और इस पंप में भरे हुए पानी को क्या माने, रुधिर माने, यानी कि रक्त माने, ठीक है। तो इस हृदय के द्वारा रक्त को पंप करने के लिए जो रक्त वाहिनियां होती है, ये नली क्या हो गई, रक्त वाहिनियां हो गई। तो रक्त वाहिनियों की दीवारों पर रक्त के द्वारा जो दाब लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, सिस्टोलिक रक्तदाब कहलाता है। तो यानी कि सिस्टोलिक रक्तचाप कहलाता है, ठीक है, आ गया समझ। तो ये क्या होता है कि जो हृदय की पेशियों के संकुचन के कारण होता है, हृदय की पेशियों के संकुचन के कारण होता है, ठीक है। मैं आपको इसको लिखवा देता हूं। तो 120 क्या हो गई, ऊपर वाली संख्या, इसको कहते हैं सिस्टोलिक रक्तचाप। तो जब रक्त को पंप करने के लिए हृदय की पेशियों के द्वारा, जब रक्त को पंप करने के लिए हृदय की पेशियों के संकुचन, हृदय की पेशियों के
संकुचन होने के कारण रक्त द्वारा रक्त नलिकाओं की दीवारों पर लगाया गया दाब, ये क्या कहलाता है? सिस्टोलिक रक्तचाप कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? सिस्टोलिक रक्तचाप कहलाता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि रक्त को पंप करने के लिए हृदय की पेशियों के द्वारा, तो पेशियां क्या करती हैं? संकुचित होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि रक्त को पंप करना होता है। तो रक्त को पंप करने के लिए हृदय की पेशियों के संकुचन के कारण रक्त द्वारा जो रक्त की नलिकाएं होती है, यानी कि रक्त वाहिनियां होती हैं, उनकी दीवारों पर, ठीक है, उनकी दीवारों पर जो दाब लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? सिस्टोलिक रक्तचाप कहलाता है। और सिस्टोलिक रक्तचाप हमेशा ऊपर वाली संख्या होती है। ठीक है, समझ आ गया? अब देखते हैं कि डायस्टोलिक रक्तचाप क्या होता है। ये मिटा देता हूं। तो अपन देख रहे थे कि आदर्श व्यक्ति का जो रक्तचाप क्या होता है? 120/80 होता है। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या क्या बताती है? सिस्टोलिक रक्तचाप बताती है। किसको बताती है? सिस्टोलिक रक्तचाप, यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बताती है। ठीक है, और नीचे वाली संख्या क्या बताती है? डायस्टोलिक। ठीक है, क्या बताती है? डायस्टोलिक रक्तचाप, यानी कि ब्लड प्रेशर को बताती है। अब ये होता क्या है? ये क्या है? नीचे वाली संख्या। ठीक है, तो नीचे वाली संख्या क्या प्रदर्शित करती है? नीचे वाली संख्या प्रदर्शित करती है डायस्टोलिक रक्तचाप को। किसको? डायस्टोलिक रक्तचाप को। तो डायस्टोलिक रक्तचाप होता क्या है? जब रक्त को पंप करने के लिए हृदय की पेशियां जब संकुचित होती हैं, ठीक है, तो संकुचन के द्वारा जो दाब बनता है वो क्या होता है? सिस्टोलिक रक्तचाप। और यदि संकुचित होने के बाद वो वापस भी तो फैलेंगे ना, पंप कर दिया, ऐसे पंप किया, ठीक है, वापस फैलेंगे तो कैसे हो जाएंगी? नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि शिथिलन बोलते हैं इसको। ठीक है, वो शिथिल हो जाएंगी। तो वापस नॉर्मल होने के बाद जो रक्त द्वारा जो रक्त वाहिनियों की दीवारों पर जो दाब लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डायस्टोलिक रक्तचाप। ठीक है, इसको लिख लो पहले। नीचे वाली संख्या प्रदर्शित क्या करती है? डायस्टोलिक रक्तचाप को प्रदर्शित करती है। ये होता क्या है? जब हृदय की पेशियों के संकुचन के बाद, किसके बाद? संकुचन के बाद उनके शिथिल होने पर, शिथिल क्या होता है? उनके नॉर्मल कंडीशन में आने पर, नॉर्मल होने पर, शिथिल होने पर रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवारों पर लगाया गया दाब, ये भी क्या कहलाता है? सिस्टोलिक रक्तचाप कहलाता है। ठीक है, आ गया समझ? और एग्जाम्पल से समझ लो। कौन सा एग्जाम्पल? वही पंप वाला। ठीक है, फिर से बना देता हूं। इसमें क्या भरा है? वही पानी भरा है। ये क्या हुई? नली। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया था? पहले पिचका दिया था। क्या किया था? इसको पहले हमने ऐसे ऐसे कर दिया। ठीक है, इसको हमने पिचका दिया बिल्कुल। ठीक है, इसको हमने पहले पिचका दिया था। अब पिचकाने के बाद जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा ना। तो नॉर्मल कंडीशन में आने के बाद जो ये नली है, इस नली की दीवारों पर जो दाब लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? डायस्टोलिक कहलाता है। यानी कि यदि इस पंप को हम हृदय माने और इसमें भरे हुए पानी को हम रक्त माने, तो रक्त द्वारा जब हृदय की पेशियां संकुचन के बाद, जो हृदय की पेशियां होती हैं
वो संकुचित होने के बाद वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाती हैं। तो रक्त द्वारा जब ये रक्त वाहिनियों की दीवारों पर जो दाब लगाया जाता है वो डायस्टोलिक रक्तचाप कहलाता है। ठीक है, तो डायस्टोलिक रक्तचाप में नीचे वाली संख्या होती है और सिस्टोलिक ऊपर वाली संख्या होती है। ठीक है, आगे समझ। अब हम देखते हैं कि डायस्टोलिक रक्तचाप और सिस्टोलिक रक्तचाप के मान किस प्रकार से होते हैं और उनको किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है ना। अब मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि डायस्टोलिक क्या है, सिस्टोलिक क्या है। अब ये मिटाने वाला हूं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर में यानी कि रक्तचाप में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एक सामान्य व्यक्ति में किस प्रकार की रेंज में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति ठीक है, तो सामान्य व्यक्ति में जो सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, कौन सा, सिस्टोलिक रक्तचाप, अभी बताया था सिस्टोलिक रक्तचाप कौन सा होता है, ऊपर वाली संख्या होती है। तो एक सामान्य व्यक्ति में सिस्टोलिक रक्तचाप होता है वो पारा के 90 mm यानी कि 90 मिलीमीटर से 120 मिलीमीटर के बीच होता है। ठीक है, जो सिस्टोलिक रक्तचाप की जो रेंज है वो पारा के 90 मिलीमीटर से 120 मिलीमीटर के बीच में होती है। ठीक है, पारा क्या होता है, मरकरी, इसको लिखते हैं हम Hg से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जानते होंगे पारा क्या होता है। और अब देखते हैं कि डायस्टोलिक रक्तचाप की रेंज क्या होती है। तो डायस्टोलिक रक्तचाप ये कितने में होता है, ये होता है कि पारा के 60 मिलीमीटर से 80 मिलीमीटर के बीच पाया जाता है। ठीक है, तो डायस्टोलिक रक्तचाप है वो पारा के 60 मिलीमीटर से 80 मिलीमीटर के बीच पाया जाता है। ठीक है, तो एक सामान्य व्यक्ति के रक्तचाप में सिस्टोलिक रक्तचाप और डायस्टोलिक रक्तचाप ये बताए गए हैं कि जब पारा के 90 मिलीमीटर से 120 मिलीमीटर के बीच में रक्तचाप होता है तो वो होता है सिस्टोलिक, और 60 से 80 मिलीमीटर के बीच में जो रक्तचाप होता है वो होता है डायस्टोलिक रक्तचाप। ठीक है, अब आपको रक्तचाप एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ब्लड प्रेशर क्या है। अच्छा, एक बात तो देखो, इसमें जो 120 मिलीमीटर दे रखा है ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है, यानी कितनी है, अधिकतम। ठीक है, यदि इससे ज्यादा रक्तचाप बढ़ता है तो वो क्या कहलाता है, उच्च रक्तचाप। इसको बोलते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, और ये 60 दे रखी है ना, ये इसकी निम्न रेंज है। कौन सी है, निम्न। यदि 60 से कम हो गया रक्तचाप तो क्या होगा, अब हो जाएगा निम्न रक्तचाप। कौन सा, निम्न रक्तचाप। और निम्न रक्तचाप को हमें क्या बोलते हैं, लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब इसके बाद हम यही पढ़ने वाले हैं कि उच्च रक्तचाप क्या होता है और निम्न रक्तचाप क्या होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये रक्तचाप होता क्या है, ब्लड प्रेशर होता क्या है। ठीक है, अब पढ़ते हैं निम्न रक्तचाप क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे कि उच्च रक्तचाप क्या होता है। ठीक है, अब ये मैं मिटा देता हूं, आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर, उसके बाद पढ़ते हैं उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड, निम्न को क्या बोलते हैं, लो, रक्त को बोलते हैं ब्लड, और दाब को, चाप को क्या बोलते हैं, दाब या चाप, बात बराबर ही है, ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो लो ब्लड प्रेशर ये क्या होता है।
तो इसको मैं पहले लिखवा देता हूं। जब शरीर में रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह कम होने लगता है। क्या होने लगता है? कम होने लगता है। तो निम्न रक्तचाप की स्थिति सामने आती है। ठीक है, या फिर उसको निम्न रक्तचाप कहते हैं। जब शरीर में रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह कम होने लगता है तो क्या होता है? ये ब्लड प्रेशर लो की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और इस ब्लड प्रेशर के लो होने से क्या होता है? जो हमारा भोजन होता है और ऑक्सीजन है। ठीक है, हम जो भोजन खाते हैं और ऑक्सीजन है, ठीक है, जिसकी वजह से हम जिंदे रहते हैं। ठीक है, दोनों की बहुत ज़्यादा डिमांड है अपने आप में। ठीक है, भोजन और ऑक्सीजन, पौष्टिक तत्व। भोजन में क्या होते हैं? पौष्टिक तत्व होते हैं। जो पौष्टिक तत्व जो भोजन और ऑक्सीजन है वो क्या है? जो शरीर के अंग हैं, शरीर के अंगों तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि जो रक्त का प्रवाह ही कम हो जाएगा। जितना रक्त इन ऊतकों अंगों को, अब ऊतक अंग कौन कौन से हैं? मेन तो यही है अपने, एक तो मस्तिष्क है जैसे, ठीक है, अपने गुर्दा यानी कि किडनी, ठीक है, हृदय यानी कि हार्ट। ठीक है, इनको यदि रक्त की मात्रा, जो पर्याप्त मात्रा में रक्त चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा तो रक्त में क्या होता है? रक्त में ही ऑक्सीजन घुली रहती है। इनको रक्त के द्वारा ही जो पौष्टिक तत्व हैं वो पहुंचाए जाते हैं। जो भोजन में जो आवश्यक पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं वो रक्त के द्वारा ही ऊतकों यानी कि अंगों को पहुंचाए जाते हैं। तो ठीक है, यदि ये इनको पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा शरीर है वो काम करना बंद कर देगा और जो हमारे अंग हैं वो कैसे हो जाएंगे? अंग क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। कैसे? क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। ठीक है, वही वाली बात रही कि किसी भी गाड़ी के इंजन में यदि पर्याप्त मात्रा में ऑयल नहीं होगा तो क्या होगी? सील हो जाएगी ना गाड़ी। ठीक है, समझ में आता है? इतना तो पता ही होगा आपको। तो बाइक तो सबके घरों में होती है, आपको पता होगा कि यदि उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑयल नहीं रहेगा तो क्या होता है? ठीक है, इंजन सील हो जाता है और जो अंदर के जो इक्विपमेंट होते हैं, जो उसमें अंदर के जो यंत्र लगे रहते हैं वो क्या होते हैं? वो खराब हो जाते हैं। जैसे पिस्टन वगैरह है, ठीक है, उसमें रिंग वगैरह होती है, बहुत कुछ होता है। छोड़ो, आपके काम की चीज़ नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता दिया। ठीक है, जब शरीर में रक्त वाहिनियों में जो रक्त का प्रवाह वो कम हो जाता है तो निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उससे होता क्या है कि भोजन में जो आवश्यक पौष्टिक तत्व हैं और ऑक्सीजन है वो हमारे हृदय, मस्तिष्क, गुर्दा जैसे अंगों को नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से हमारा शरीर है काम करना बंद कर देगा और शरीर के अंग क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई प्रॉब्लम। अच्छा, आपको ये पता होगा कि किसी के लो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है तो उसको क्या आते हैं? उसको चक्कर वगैरह आते हैं। तो घरेलू ट्रीटमेंट अपन क्या देते हैं? तो घर पे अपन क्या करते हैं कि उसको नमक का जो पानी होता है, ठीक है, उसको मतलब पानी में नमक घोल के उसको पिला देते हैं और उसको तुरंत थोड़ी देर बाद ही रिलैक्स मिल जाता है, आराम मिल जाता है। लेकिन उसकी वजह क्या है? इसको मिटा के थोड़ा सा समझाता हूँ, अच्छे से समझना, बिल्कुल नहीं भूल पाओगे कि ये लो ब्लड प्रेशर क्या है और हाई ब्लड प्रेशर क्या है। इनका जो हवा है ना वो आपको खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? ये मिटा देता हूँ। तो ये लो ब्लड प्रेशर है ना, इसको मैं आपको शानदार तरीके से समझाता हूँ। अच्छा, आप ये सोचते चलिए, मैं बोलता जाऊँ, वो महसूस करते चलिए क्या है। ठीक है, ये क्या है? एक हमारी नस हो गई यानी कि रक्त नलिका, ठीक है, यानी कि रक्त वाहिनी हो गई। इसके अंदर क्या बह रहा है? रक्त बह रहा है। यदि ये बहता हुआ रक्त है,
इस रक्तवाहिनी की दीवार पे क्या डालता है, प्रेशर डालता है, तो क्या होगा, वो रक्तचाप हो गया। ठीक है, ये स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यदि किसी कारणवश मतलब कोई जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, यदि ये लो ब्लड प्रेशर भी हुआ है तो इसका भी कोई ना कोई रीजन होता है ना कोई कारण होगा। यदि क्या हो, इसको हम ऐसे कर दें, ये इतनी सी हमारी छोटी सी हमारी ये रक्तवाहिनी है, इसके आकार को हमने ऐसे बढ़ा दिया। ठीक है, आकार बढ़ गया तो जो इसके अंदर जो एक खून था वो पूरा इसमें फैल गया ना, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी आप ये सोचो, आप लोग घर पे जो पानी की नली होती है, ऐसे पानी की नली हो गई, इसमें क्या होता है, पानी होता है ना पानी। यदि उस नली को यदि हम आगे से दबा देते हैं, ऐसे थोड़ा अंगूठा लगा के रखते हैं ना, नली में अंगूठा लगा के रखते हैं, तो उससे क्या करते हैं, हम अंगूठा लगा के रखते हैं तो क्या करते हैं, जो नली का आकार है, जो उसका छेद होता है, इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं तो उससे क्या होता है, पानी तेजी से निकलता है। ठीक है, पानी क्या तेज बहता है तो क्या है, दूर तक जाता है ना। यदि उतने ही पानी को, यदि इस नली को की साइज को अपन बड़ा कर दें, उतने ही पानी को निकालेंगे तो ये पानी कम दूरी पे गिरेगा, यही कि ठीक है, अपने अंगूठा भी नहीं लगाया आपकी बार, और हमने क्या किया, इसके आकार को और बढ़ा दिया, तो पानी क्या गिरेगा, पास में गिरेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इसमें जो बहने वाला जो द्रव है, चाहे पानी हो चाहे रक्त हो, ठीक है, तो उसका क्या जो फ्लो है, यानी कि उसका जो प्रवाह है वो क्या हो गया, उसका प्रवाह कम हो गया। ठीक है, यदि उसका प्रवाह कम हो गया तो यहां पे भी सोच लो, यदि ये रक्त वाहिनियां हैं, यदि इसके आकार को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, किसी ना किसी वजह से तो बढ़ेगा, तभी तो बीमार होंगे। यदि इसका आकार बढ़ जाता है तो जो अंदर बहने वाला जो रक्त है उसका प्रवाह भी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रवाह कम हो जाएगा। इसका प्रवाह कम हो गया तो कम प्रवाह होगा, तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे ऊतक और अंग हैं उन तक जो हमारे जो रक्त में जो भोजन के जो पौष्टिक तत्व होते हैं और ऑक्सीजन है, वो क्या उनके पास अच्छी तरह से पूरी तरह से नहीं पहुंच पाएंगे जितनी उनकी मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, निम्न रक्तचाप की समस्या हो गई, वो नहीं पहुंच पाएंगे। क्या नहीं पहुंच पाएंगे, ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्व है वो ऊतक अंगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो हमारा शरीर क्या है, रोगग्रस्त हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, और जो अंग हैं वो क्या, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, ये समस्या। ठीक है, अब आप इतना तो समझ गए होंगे। लेकिन उसमें मैंने बताया था कि जो लो ब्लड प्रेशर में हम नमक का पानी क्यों पिलाते हैं, तो नमक का काम होता है संकुचित करना। जैसे आपको पता होगा, ये बीकर है, इसमें नमक वाला पानी भर के इसमें अपने किशमिश डाल दी। ठीक है, यदि हमने नॉर्मल पानी में, एक दूसरा बीकर है, इसमें अपने किशमिश डाल दी, यदि इस नॉर्मल पानी में किशमिश डाल दी तो क्या होता है, किशमिश फूल जाती है, किशमिश फूल जाती है, फूल। ठीक है, वैसे ये होता है पराशरण के कारण, लेकिन अभी छोड़ो, जो मेन मुद्दा है वो समझा रहा हूं। तो इसमें किशमिश फूल जाएगी, और नमक वाले पानी में यदि किशमिश डाल दी तो किशमिश क्या होती है, पिचक जाएगी, यानी कि संकुचित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। तो नमक का क्या हुआ, नमक का काम है कि वो क्या करता है, संकुचित करता है। यदि नमक वाला पानी इन नलियों में होकर बहेगा, ठीक है, रक्त के साथ ही जाएगा ना नमक भी, तो ये क्या करेगा, जो फूली हुई नली है उसको वापस अपनी अवस्था में ले आएगा, ऐसे ले आएगा, क्योंकि नमक का काम क्या है, संकुचित होने का। ठीक है, तो नमक, लो ब्लड प्रेशर वाले को नमक का पानी पिलाने से बहुत राहत होती है, जल्दी से जल्दी। ठीक है, उसके बाद कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर से मिलो। ये समझ में आ गया होगा आराम से। अब मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि निम्न रक्तचाप है क्या। ठीक है, और ये होता क्यों है, क्योंकि रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। क्यों होता है कम प्रवाह, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नली वाले उदाहरण से और ये रक्तवाहिनी के उदाहरण से अब आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि उच्च रक्तचाप। ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं। अब हम देखते हैं उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर की जो रक्त वाहिनियां होती हैं उनमें यदि रक्त का दाब बढ़ जाता है, ठीक है, जब रक्त वाहिनियों में
जब रक्त वाहिनियों में रक्त द्वारा लगाया गया दाब बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है, तो उसे उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब रक्त वाहिनियों में रक्त द्वारा जो लगाया गया जो दाब है वो बढ़ जाता है, तो उस समय क्या होता है, उच्च रक्तचाप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब इसके कारण कौन से, ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है। अब इसके कारण देख लेते हैं, ठीक है। कारण में क्या है, जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं, भ्रम करते हैं, नशीली दवाइयां, मदिरापान ज्यादा करते हैं, एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम कम करते हैं, खाते ज्यादा हैं, तेलीय युक्त भोजन होता है यानी कि वो जो ज्यादा वसा का यूज करते हैं, घी ज्यादा खाते हैं, मैदे से बनी हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, तो उनको ये अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं क्या है, मांस, ठीक है, और घी, तेल यानी कि वसायुक्त भोजन, वसायुक्त भोजन, ठीक है, ज्यादा गुस्सा करना, ज्यादा गुस्सा, भ्रम, शक करना, उससे भी बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीपी, सब जानते हो आप लोग, ठीक है। और क्या करना है, ज्यादा खाना खाना, ज्यादा खाना यानी कि ज्यादा भोजन करना, ज्यादा खाना ज्यादा भोजन करना, ठीक है। और उसके हिसाब से व्यायाम कम करना, व्यायाम कम करना, योग व ध्यान लगाना, ठीक है, जानते हैं ना, मेडिटेशन, योग व ध्यान कम करना, नशीले पदार्थ, इसमें क्या हो गया, सिगरेट और मदिरा आदि का सेवन, ठीक है, और मैदे से बनी हुई चीजें खाना, मैदे से बनी सामग्री खाना, तो आदि बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। जैसे मांस है, घी है, तेल है, वसायुक्त भोजन होते हैं, ये ज्यादा खाना, और ठीक है, ज्यादा गुस्सा करना, भ्रम करना, शक करना, ज्यादा भोजन करना, व्यायाम कम करना, योग व ध्यान कम करना, और इसके साथ ही आलस पूर्ण जीवन व्यतीत करना, यानी कि श्रमहीन जीवन व्यतीत करना। कौन सा जीवन, श्रमहीन, श्रमहीन जीवन दिख रहा है ना आपको, व्यतीत करना, ठीक है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से उच्च रक्तचाप की स्थिति पैदा होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि निम्न रक्तचाप है, जो लो ब्लड प्रेशर है, उसको मैंने किस तरह से समझाया था, नलकाओं के द्वारा समझाया था। नलका, जो ऐसी नलका है जिनमें क्या है, रक्त बहता है, यानी कि रक्त वाहिनियों के द्वारा समझाया था। तो उसी तरह मैं आपको एक बार ये उच्च रक्तचाप और हाई ब्लड प्रेशर है उसको अच्छे से समझा देता हूं कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप उसे कभी नहीं भूल पाओगे। आपको बिल्कुल जो भी डाउट है इससे संबंधित सारे क्लियर हो जाएंगे और एकदम से याद हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और अब ये मिटा रहा हूं, ठीक है। तो अपन समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है। अच्छा, ठीक है, मैंने वैसे बता दिया है कि हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तदाब, उच्च रक्तचाप क्या है। जब रक्त वाहिनियों में जो रक्त का दाब है, ठीक है, वो ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जैसी संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। अब एक बार मैं आपको समझाता हूं ये होता कैसे। जैसे
ये हो गई आपकी रक्त वाहिनी। क्या हो गई? रक्त वाहिनी। ठीक है, वाहिनी। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर रक्त है। ठीक है। अच्छा, जो मैंने आपको बताया था, इसके कारण बताए थे मैंने आपको, क्या बताए थे? ज्यादा वसायुक्त भोजन करना, मदिरापान करना, और तेलीय खाना, और मांस खाना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बताए थे। आलसपूर्ण जीवन हो गया, और श्रमहीन जीवन जीना, व्यायाम कम करना, ध्यान कम करना, है ना। तो बहुत सारे आपके इसके कारण हो गए। तो इनकी वजह से क्या होता है? इनकी वजह से क्या होता है कि शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, शरीर में एक कोलेस्ट्रॉल एक पदार्थ होता है, जो क्या होता है, इसकी जो रक्त वाहिनियां होती हैं उसके अंदर की साइड में जम जाता है। ठीक है। यदि ज्यादा वसायुक्त भोजन करेंगे, यानी कि ज्यादा तेलीय अपन जो खाने की चीजें वो ज्यादा खाएंगे, तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? ऐसे जम गया, कोलेस्ट्रॉल ऐसे रक्त वाहिनियों में अंदर की दीवार में ऐसे जम गया, और यहाँ क्या है? ब्लड है। ठीक है। तो पहले जो इसका आकार था इतना था, कितना था? इतना था। ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल जम जाने के कारण ये जो रक्त वाहिनियां है इसका आकार इतना रह गया। कितना रह गया? इतना रह गया, यानी कि छोटी हो गई। ठीक है। तो वही कौन सा? वही नली वाला एग्जाम्पल। ठीक है, फिर से ले लो। ये नली थी, तो आपने क्या है, इसके जो यहाँ का जो आकार है उसको कम करने के लिए या तो आपने नली को दबा दिया, या फिर आगे से अंगूठा लगा दिया, जिससे क्या इसका आकार कम हो गया, ये ऐसी हो गई। ठीक है, इसका आकार कम हो गया। तो क्या हुआ? इसका जो वेग है, जो पानी का जो वेग है, जो पानी का जो प्रवाह है वो बढ़ जाता है, पानी दूर तक जाता है और तेजी से जाता है। सेम सिस्टम यहाँ पे होता है। यदि कोलेस्ट्रॉल जमने से क्या होता है, जो इसका आकार है वो कम हो जाता है, और कम आकार के कारण जो रक्त का प्रवाह है वो ज्यादा होता है। यदि रक्त यदि इतने एरिया से बहेगा और उसके बाद रक्त और कम एरिया से बहेगा, तो क्या होता है, जो रक्त है वो दीवारों पर ज्यादा दबाव डालता है। ठीक है, क्योंकि उसका एरिया या उसका जो आकार है वो कम हो गया, वो ज्यादा दबाव डालेगा, और ज्यादा दबाव डालेगा तो क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, यानी कि उच्च रक्तचाप हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ? ठीक है, तो ये हो गया उच्च रक्तचाप, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है? हाई ब्लड प्रेशर होता है जब जो ब्लड है, अंदर जो रक्त है, उसके द्वारा जो रक्त वाहिनियां होती हैं उनकी दीवारों पर ज्यादा दबाव लगाया जाता है, उसी वजह से। और ज्यादा दबाव लगाने से क्या होता है, जो रक्त है वो तेज से बहेगा, और तेज से बहने के कारण हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। जिनकी बीपी ज्यादा होती है उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अब देखते हैं कि जो रक्तचाप है यानी कि ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं के जो बचाव के क्या क्या उपाय हैं। ठीक है, तो ये मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, देखते हैं। तो रक्तचाप से बचाव के उपाय। कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं उत्पन्न ना हो। तो इसका पहला है कि हमें खाने में भरपूर पोटेशियम का यूज करना चाहिए। इसका पहला उपाय है कि ऐसे मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। क्या है? जो ब्लड प्रेशर से युक्त जो मरीज होते हैं, ब्लड प्रेशर से जो पीड़ित जो मरीज होते हैं, उनको क्या करना चाहिए? मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। भोजन करना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है? उनको घी, तेल जैसी सामग्रियां कम खानी चाहिए। ठीक है, घी, तेल, मांस, ठीक है, आदि का सेवन या तो बंद ही कर दो भाई, या फिर सेवन कम कर दो, कम करना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही भोजन में कैल्शियम, मैग्नीशियम, भरपूर मात्रा में होना चाहिए। मात्रा यानी कि शरीर को जितनी आवश्यकता होती है उतना तो होना चाहिए, वो मात्रा में होना चाहिए।
ठीक है। और क्या है, जो नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे सिगरेट हो, दारू हो, यानी कि शराब हो, यानी कि मदरा हो, ठीक है, चरस, गांजा जो भी होता है, हीरोइन वगैरह, तो कोई भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन नहीं, ठीक है, तो नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही हमें व्यायाम, ध्यान, योग जैसी चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? व्यायाम, योग, ध्यान आदि कार्य करने चाहिए। तो बात किसकी हो रही है? रक्तचाप पीड़ितों की, जो रक्तचाप के मरीज होते हैं, तो ये उनकी बात हो रही है। तो उनको क्या करना चाहिए? पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। घी, तेल, मांस जिनमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है उनका सेवन कम करना चाहिए। भोजन में कैल्शियम, मैग्नीशियम की आवश्यक मात्रा पूरी होनी चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्यायाम, योग, ध्यान आदि कार्य करने चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही रेशे युक्त भोजन करना चाहिए। कैसे भोजन करना चाहिए? रेशे युक्त भोजन, रेशे युक्त भोजन, ठीक है, करना चाहिए। इसको ये कौन से भोजन होते हैं? जो जिनमें फाइबर होता है, फाइबर युक्त। कौन से? फाइबर युक्त। फाइबर यानी कि जिनमें छिलके होते हैं, जिनका छिलका फायदेमंद होता है, ठीक है। और ऐसे कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं? जैसे केला है, ठीक है, आलू है, मूली है, गाजर है, सेब है, और मोटा अनाज। कौन सा? कैसा अनाज? मोटा अनाज। तो आदि फाइबर युक्त भोजन का उपयोग करना चाहिए। अच्छा, फाइबर युक्त भोजन के उपयोग के फायदे क्या हैं? फाइबर युक्त भोजन का उपयोग से यह फायदा है कि इनमें क्या है? फाइबर की मात्रा पाई जाती है, यानी कि इन भोजनों में रेशे पाए जाते हैं। तो इसके साथ हम यदि हम बाकी का खाना खाते हैं तो वो बाकी के खाने को अपने फाइबरों से बंद कर लेते हैं, ठीक है, बंद कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने साथ वो पकड़ के रखते हैं, ठीक है। तो भोजन हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक रहता है, ठीक है। तो उससे क्या है, जो पर्याप्त जो पोषक तत्व होते हैं वो आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। तो फाइबर युक्त भोजन के ये फायदे हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि रक्तचाप से बचाव के उपाय कौन कौन से हैं, आपको मैंने बता दिया है। तो आज ये आपका टॉपिक पूरा हो गया है। मोटापा और रक्तचाप दोनों टॉपिक आज पूरे हो गए हैं। अब हम कब पढ़ने वाले हैं कि नशीले पदार्थों का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि नशीले पदार्थों के सेवन से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब कौन कौन से नशीले पदार्थों के बारे में हम जानेंगे, जैसे गुटखा है, तंबाकू है, मदरा है, और अन्य नशीले पदार्थ जैसे अफीम है, और गांजा है, चरस है, हीरोइन है आदि के बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। तो फिर आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। और आपको करना क्या है? आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों, अपने दोस्तों जो आपके साथ में पढ़ते हैं 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। और साथ में जो लड़के नए आए हैं चैनल पर, जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर, वो उनको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, और साथ में बेल आइकन भी दबा देना है, जिससे जब भी नेक्स्ट लाइव क्लास होगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको आसानी रहेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में।